रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का गया, स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर भी है। लास्ट क्लास में हम लोग जो इशू होमवर्क, पढ़ रहे थे उसमें ये इलस्ट्रेशन 3 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है ये करेंगे। उसके पहले हाँ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद ये वाला अच्छा, स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैम इसमें एक्सरसाइज पीरियड नहीं दिए थे तो वही मैंने 1 ईयर अज्यूम करके चला है, वैसे ही होता है ना? नहीं, एक्सरसाइज पीरियड 30 सितंबर है, तो जो ईयर एंड हो रहा है 4.5 साल के बाद, उसके बाद से 30 सितंबर तक हो एक्सरसाइज पीरियड। वेस्टिंग हाँ पीरियड अगर 4.5 है तो हाँ। कंडीशन पीरियड तो 4.5 हो गया। अब वो जब खत्म होगा उसके बाद से 30 सितंबर तक तो एक्सरसाइज पीरियड है। अच्छा अच्छा। अब वो जितना होगा उतना वो काउंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मार्च में खत्म होता है तो उसके बाद से। अच्छा, 6 तो महीने ये वाला तो हम लोग करेंगे ईशा, ये जो क्वेश्चन है उसके पहले ESPP एक होता है, ये भी ईसॉप जैसा ही है, ठीक है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं। ESPP जो है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी इम्प्लॉय लोगों को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, ठीक है ये भी शेयर वाला ही पॉइंट है। जैसे ईशॉप में भी कंपनी इम्प्लॉय लोगों को शेयर देती है, लेकिन उसमें होता है कंडीशन, ठीक है कंडीशन क्या होता है कि इतने समय तक काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। इम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी इम्प्लॉय को ऑफर करती है कि हम कंसेशनल रेट पे या फिर लोअर प्राइस पे, ठीक है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑफर करेगी किसको, इम्प्लॉय लोगों को, ठीक है इम्प्लॉय को ऑफर करेगी कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट में भी करती है, या फिर लोअर प्राइस में, लोअर प्राइस देन मार्केट, ठीक है इसमें शेयर दे देंगे। क्यों देंगे, अगर इम्प्लॉय पूछे कि क्यों दिया जा रहा है, कि आपने हमारे कंपनी में इतने साल तक मेहनत किया इसीलिए हम लोग आपको शेयर देना चाहते हैं फ्री में, या फिर कंसेशनल रेट पे, या फिर जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस से कम में हम लोग आपको शेयर दे देंगे, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का जो ये ऑफर है, ये ऑफर के लिए जो है, नो फ्यूचर सर्विस कंडीशन, कोई फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करने का कोई कंडीशन नहीं है, तो मैंने इस तरीके से इस चीज को लिख दिया, नो फ्यूचर सर्विस कंडीशन। तो ये इसके लिए एम्प्लॉय को कोई फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, जैसे ईसॉप में करना पड़ता है, ठीक है कि अगर इतना साल काम करे तो ही होता है, तो नॉर्मली ईसॉप का 1 ईयर तो 1 ईयर काम करना ही पड़ेगा, 1 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले मेहनत किए हैं उसके बेनिफिट, उसके रिवार्ड बोल सकते हैं, ठीक है उसके अगेंस्ट में रिवार्ड मिल रहा है कि भाई आप ये शेयर लेके जाओ फ्री में या फिर कम पैसे में लेके जाओ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि कंपनी लॉक इन पीरियड बोल सकती है। लॉक इन पीरियड का मतलब हम बता देते हैं, लॉक इन पीरियड फॉर सम इयर्स, मतलब कंपनी बोलेगी ठीक है आपको कोई कंडीशन नहीं दे रहे, आप आओ शेयर खरीद के लेके जाओ या फ्री में लेके जाओ, जितना हम देंगे, लेकिन आप इस शेयर को बेच नहीं सकते हो, ठीक है बेच नहीं सकते हो, कितने साल के लिए, जैसे कंपनी ने बोल दिया 2 साल 3 साल, तो उस पीरियड को बोलते हैं लॉक इन पीरियड। क्यों कंपनी बेचने के लिए मना करती है, अगर सारे इम्प्लॉइज लोगों ने ये ESPP लिया, इम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान कंपनी ने ऑफर किया था, और इम्प्लॉय लोगों ने सभी ने ले लिया, और अगर जाके मार्केट में शेयर बेचने लगे तो मार्केट में शेयर जो है ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है तो इससे ओनरशिप हैम्पर हो सकता है। अच्छा ओनरशिप तक अगर बात ना भी जाए तो प्राइस जो है शेयर का गिर सकता है, ठीक है क्योंकि ज्यादा अवेलेबिलिटी आ जाएगा तो डिमांड सप्लाई में जो गैप है वो अलग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, प्राइस गिर सकता है। तो इसीलिए कंपनी बोलती है कि हम लॉक इन पीरियड दे देंगे कि आप जब चाहो इस शेयर को बेच नहीं सकते हो, तो एक रूल्स लगा देगी कि 2 साल 3 साल जैसे बोला हुआ रहेगा, उसके बाद आप बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम नहीं बेच सकते, उसके बाद आप बेच सकते हैं, ठीक है। और इसको ही हम लोग कभी कभी बोल देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का वैसे तो
थोड़ा अलग हो सकता है, बट ये अभी के लिए इसी को हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर बोलेंगे, उसका फीचर्स भी लगभग ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय लोगों को ऐसे दिया जाता है, तो ये हो जाता है ईएसपीपी, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा जैसे ईशॉप का होता है, बस इसमें जो है वही मतलब वेस्टिंग पीरियड वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई वेस्टिंग पीरियड मतलब कोई कंडीशन तो है नहीं कि इतने दिन काम करना पड़ेगा उतने दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, देखो उसमें हम नोट एंट्री लिखवा देते हैं, जर्नल एंट्री इसमें क्या क्या होगा। कंपनी के पास जब शेयर मतलब कंपनी जब शेयर बेचेगी, अगर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में बेचती है तब तो जीरो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट वाला देगा नहीं, ठीक है, तो हमें कुछ प्राइस वाला ही देगा, तभी ना आगे क्वेश्चन बनेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एक्सरसाइज पीरियड्स प्राइस से, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब वो इस शॉप में जो था कि जितने प्राइस से खरीदना पड़ेगा एम्प्लॉय लोगों को। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा इम्प्लॉय कंपेंसेशन, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लॉस, ठीक है, कौन से वैल्यू से होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस है और जो ऑफर प्राइस है उसका डिफरेंस, ठीक है, मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस जो है उसका डिफरेंस जो है वही हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू, या जो कंपनी का लॉस होता है इस तरीके के शेयर ऑफर करने से, वो वैल्यू को बोला जा रहा है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम वाला शेयर हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे, कौन से वैल्यू में होता है एंट्री, ये तो हमेशा फेस वैल्यू में होता है चाहे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़े। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में यहाँ पर प्रीमियम का प्राइस कैसे निकालते हैं, सेम जैसे हम लोग इक्विटी में निकालते हैं, सॉरी ई शॉप में निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉस है ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि पहले हम लोग ये सब लिख चुके हैं ना इम्प्लॉय कंपेंसेशन, तो उसी को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ये ईसी, ठीक है, इसको ईसी बोल के लिख दिया ताकि जल्दी। अच्छा, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हम लोग का ईएसपीपी का, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि एक कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल divided into shares of at the rate of 10 करते थे, at the rate of 10 each on 1st April 2023, on 1st of April 2023 it offered 1000 shares to each of its 500 employees at the rate of 60. Employees are given 1 month time टू एक्सेप्ट द शेयर, ठीक है। तो यहाँ भी कंपनी ऐसे नहीं कि आज बोली आज ही शेयर खरीद लेना है कल से ऑफर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंपनी टाइम देती है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसा टाइम दे देती है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं देती, बट टाइम देती है कि ठीक है ये ऑफर दिया गया, अब आप जाके पैसा जुगाड़ करो और शेयर खरीद के लेके जाओ। तो यहाँ पर 1 मंथ टाइम दिया गया टू एक्सेप्ट द शेयर्स इशूड अंडर द प्लान, द shares issued under the plan shall be subject to lock-in period of 3 years, ठीक है। 3 साल तक ये शेयर्स बेचा नहीं जा सकता। द मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट,
यहाँ पर भी ग्रांट डेट का मतलब सेम, ठीक है, जिस दिन एग्रीमेंट होता है, जिस दिन कंपनी ये चीज डिक्लेयर करती है, बस ₹130 ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग restriction of transfer, post vesting restriction on transfer. The fair value of shares, the fair value of shares issued under the plan is estimated at estimated at rupees 110 up to 30th of April, 400 30th of April, 450 employees exercised their options. जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आएगा कि ये ईशॉप का नहीं, ये एसपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर दिया है कंपनी हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 each, मतलब इनका एक एक शेयर 10 रुपए का है, जो कि नॉमिनल वैल्यू होता है। 1/4/2023 में इन्होंने ऑफर किया है 1000 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज एट द रेट ऑफ 60। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया है, एक एक एम्प्लॉय को 1000 करके शेयर्स मिलेगा, टोटल 500 एम्प्लॉइज है, 60 करके ऑफर किया गया है। एम्प्लॉइज आर गिवन 1 month टाइम टू एक्सेप्ट द शेयर, और बोला है कि 1 महीने का समय दे दिया है शेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। द शेयर्स इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, और बोल रहे हैं 3 years तक ये लोग ये शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। द मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट वाज 130, जिस दिन ये डील हुआ उस दिन इस शेयर का मार्केट प्राइस है 130, जो एम्प्लॉय लोगों को 60 करके मिलने वाला है। तो अभी तक क्वेश्चन में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा कि ये ऑफर के बदले कंपनी ने कुछ काम करने के लिए बोल रही है कि इतने दिन काम करो, उतने दिन काम करो, कुछ नहीं बोला हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का ईशॉप नहीं है, ये हम लोग का इम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान है, ठीक है। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि देखो वेस्टिंग का मतलब है कि शेयर को ले लेना, लेने के बाद एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है इन्होंने कि 3 साल तक आप शेयर्स बेच नहीं सकते हो, तो वो ट्रांसफर बोल रहा है इसे, दूसरे को ट्रांसफर करना। बेचने से क्या होता है, दूसरे को ट्रांसफर करते हैं हम लोग शेयर्स, तो वो नहीं कर सकते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन है, इस वजह से फेयर वैल्यू जो है शेयर्स का इस प्लान में 110, मतलब वैसे तो मार्केट वैल्यू इसका चल रहा है 100, कहाँ चला गया मार्केट प्राइस, ये लिखा कहाँ लिखा, ये रहा मार्केट प्राइस, तो जैसे 100, ये रहा, ये मार्केट प्राइस तो 130 है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के वजह से शेयर का प्राइस फेयर वैल्यू जो है वो माना जा रहा है 110, ठीक है। और 30 अप्रैल को 450 एम्प्लॉइज ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मतलब 500 में से 450 ने एक्सरसाइज किया, बाकी ने नहीं किया, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि शेयर को एक्सरसाइज करने के लिए इन्हें कुछ फ्यूचर में कुछ सर्विस देना पड़ेगा, कुछ फेयर वैल्यू क्यों दिया हुआ है, उसका क्या काम है? फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसको फेयर वैल्यू बोलेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन लगने से चीजों का दाम कम नहीं हो जाता है। अगर रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्योंकि लोगों को मन नहीं होगा ना लेने का कि भाई हम 3 साल बेच नहीं सकते। अगर किसी को नहीं लेना है, मतलब बेचना था, वो सोच रहा था हम लेके बेच देंगे, तो अगर 3 साल उसमें रेस्ट्रिक्शन लग गया तो फिर वो बेच नहीं सकता है। तो इसी वजह से देखो ना, 450 लोगों ने लिया, 500 में से 450 लोगों ने लिया। तो उसका एक रीजन ये रेस्ट्रिक्शन भी है कि आप इसको फ्री तरीके से यूज नहीं कर सकते, आपको 3 साल ये पैसा, अब शेयर का प्राइस बढ़ा वो अलग बात है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन तो लग गया, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया तो फिर डिमांड गिर गया, डिमांड गिरने पे जो प्राइस मार्केट में चल रहा है हम लोग का 130, उसका फेयर वैल्यू माना जा रहा है कि वो 110 है, ठीक है, ये माना जा रहा है फेयर वैल्यू।
फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो 10 दिख रहा है इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, फेयर नॉमिनल। वैल्यू भी बोलते हैं। तो फेयर वैल्यू का मतलब हर एक चीज का एक फेयर वैल्यू होता है कि जो होना चाहिए जिस वैल्यू को, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू। हाँ। इस पे एक्स्ट्रा जब ये 10 रुपए का शेयर ही 110 में लिस्टेड होगा तो बाकी 100 रुपए उसका प्रीमियम माना जाता है, ठीक है, वो प्रीमियम। मार्केट डिमांड सप्लाई की वजह से वो उस तरीके से लिस्टेड होता है, लेकिन उसका फेयर वैल्यू 10 ही है। तो वैसे ही बोल रहा है कि क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन लग गया तो 130 का शेयर्स का एक्चुअली वैल्यू निकल के आ रहा है 110, ठीक है। अब 450 एम्प्लॉइज ये शेयर को एक्सरसाइज करेंगे, हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। अच्छा, सबसे पहला बात है तो ये ईशॉप का क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं हमें बोलेगा नहीं कि ये ईएसपीपी का क्वेश्चन है, हमें खुद से पढ़ के देख लेना है कि ईएसपीपी का है या ईएसओपी का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें जो है अगर ड्रॉ करें इस क्वेश्चन को तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 1 अप्रैल 23 में कंपनी ने 1000 शेयर्स ईच, 1000 शेयर्स पर इम्प्लॉय होगा, 1000 शेयर्स पर इम्प्लॉय को ऑफर किया है और टोटल इम्प्लॉय है 500, ठीक है। तो टोटल कितना शेयर कंपनी को देना पड़ता अगर सभी लेते, तो फिर टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स होता या नंबर ऑफ ऑप्शंस बोल सकते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं बोल के नंबर ऑफ शेयर्स ही बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा, ये हो गया 3 2 5 5 लाख, ठीक है। अब कितना करके है, @60 करके कंपनी ने बोला है देंगे। अच्छा, कंपनी ने 1 मंथ टाइम दिया है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो 1 मंथ कितने तारीख को कंप्लीट होता है, अप्रैल के बाद आता है मई, ठीक है। शेयर लेना है तो इस तारीख के अंदर ले लेना है, 1 मंथ के अंदर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, तो वो ठीक है, 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। 3 इयर्स कब खत्म होगा, 23 to 24, 24 से लेके 25, 25 से लेके 20, जो भी हो, तो ये हम यहाँ 3 ईयर लिख देते, उतना कैलकुलेट करके हमें चाहिए, तो हमें ये हो गया लॉक इन पीरियड। हमें इसका तो कोई जर्नल एंट्री करना है नहीं, बस बोला है तो ये जो समझाने के लिए मैंने लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है। द मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट, तो ये हो गया ऑफर प्राइस, ये @60 था ऑफर प्राइस, ठीक है। और मार्केट प्राइस उस दिन था 130, तो कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था, तो जो कंपनी का लॉस हो रहा है उसको 70। इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला है। कितना हो रहा है, 70। 70, ठीक है। पर शेयर पे 70 का लॉस होगा। फिर बोल रहा है ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, अब इसका फेयर वैल्यू, अब क्योंकि मार्केट प्राइस इतना है बट ये पोस्ट पीरियड में जो बेच नहीं सकते, इस पे जो रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो इस शेयर का फेयर वैल्यू हो गया 110। और 30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल मतलब 30th अप्रैल, अच्छा 30th अप्रैल मतलब तो ये फर्स्ट में ही 30th अप्रैल हो जाए, ठीक है। ये वाला डेट, इसको ही 30th अप्रैल बोलेंगे, एक ही बात है, इसके जस्ट पहले दिन वाला डेट। तो 30th अप्रैल को 450 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया, 450 ने लिया, ठीक है, 450 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया, हमें बोला है जर्नल एंट्री करें, ठीक है। पहला बात है ये ईएसपीपी का क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर कोई हमें कंडीशन नहीं दिया गया कि ऐसे ऐसे काम करो तब जाके ये शेयर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट मेहनत के लिए मिल रहा है, मतलब इम्प्लॉय के पास्ट मेहनत के लिए मिल रहा है, तो अब हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, हम यहीं पर कर देते हैं। तो सबसे पहले कंपनी एंट्री कर देगी, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, जिस दिन ये 30th अप्रैल को एंट्री करेगी, ठीक है, जिस दिन जो है इम्प्लॉय लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या करेगी, शेयर खरीदने से पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, नॉर्मल एंट्री यही वाला होता है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन और आ जाएगा, वो बताते हैं क्या होता है। जैसे इस शॉप में होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना होगा, तो कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, तो बोल रहे 450 एम्प्लॉय ने लिया है, ठीक है। एक एक एम्प्लॉय को कितना करके शेयर देने का बात था, 1000 करके शेयर्स देने का बात था, तो 450 इंटू 1 था, ये इंटू करने से जितना होगा उतना सारा शेयर्स दिया जाएगा, एक एक शेयर 60 रुपीज करके दिया जाएगा, तो फिर कितना हो रहा है अमाउंट, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो रहा है 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख, तो इसको हम एक काम करते हैं 270 लाख लिख देते हैं, 270 लाख,
ठीक है, ये एल लिख दिया, इन लाख में लिख रहे हैं, ये जगह नहीं है, अगर चाहे तो जगह है तो पूरा जीरो के साथ ही लिख लिख दो, ठीक है। 270 लाख हो गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो कितना शेयर इशू हुआ है, 450 इंप्लॉइज को 1000 करके शेयर्स, और एक एक शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है। तो 450 इंटू 1000 इंटू 10, ठीक है, तो ये हो गया 45 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45, इन लाख में है 45 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, जितना सारा शेयर्स, तो 450 इंटू 1000 करने से नंबर ऑफ शेयर्स। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो प्रीमियम का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग को जो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ तो मैंने निकाल रखा है, बट इस फेयर वैल्यू का क्या काम है वो भी देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ना होता तो हमें इसी तरीके से कैलकुलेट करना होता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में फेयर वैल्यू है, कि मतलब फेयर वैल्यू का मतलब तो ये हो गया ना कि इनका जो शेयर्स है, ठीक है, इनका जो शेयर्स है वो 130 मार्केट प्राइस जरूर है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन के वजह से वो 110 हो गया, तो कंपनी अपना जो लॉस या प्रॉफिट है वो 110 के अगेंस्ट में ही कैलकुलेट करेगी, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी उस तरीके से कैलकुलेट करेगी। नॉर्मली सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग ऐसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस नॉमिनल वैल्यू करके, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 130 माइनस 10 यानी 120, जैसे हम लोग ई शॉप में निकालते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस के साथ अब कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस भले ही 130 रहा हो, लेकिन अब इसका वैल्यू हो जा रहा है, अगर देखा जाए तो 110, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग जा रहा है तो अब ये 130 का नहीं रहेगा। तो फिर जो भी कंपैरिजन है हमें फेयर वैल्यू के साथ करना है, अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू है, अगर नहीं है तो जैसे ये करते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 पॉइंट ही दिखा दिए, जैसे हम लोग इसमें करते हैं क्या बोले उसे ई शॉप में, वैसे ही करना होगा। तो इसको ऐसे मैंने ब्रैकेट में दे दिया, क्योंकि फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100, ठीक है। तो 100 हो गया हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 450 इंप्लॉइज, एक एक एम्प्लॉय तो 1000 शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 450 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 100, यानी ये हो गया 450 लाख, ठीक है। 450 लाख का हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों ने सस्ते में शेयर्स दिया तो हम लोग का लॉस है, ठीक है, तो उस लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे, तो उसका नाम क्या देंगे, यहाँ भी वही नाम रहता है, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट। इम्प्लॉय को कंपेंसेशन दे रहे ना उनके मेहनत के लिए, तो इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, जितना सारा शेयर्स दे रहे, 450 इंटू 1000, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू यहाँ पर आता है, 40। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आता है, तो यहाँ पर लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, फेयर वैल्यू फेयर से कंपेयर करना फेयर पड़ेगा। वैल्यू से। तो फिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को नहीं लेना है, तो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, 100 माइनस 60 40 फेयर वैल्यू माइनस, ऑफर फेयर प्राइस। वैल्यू 100 नहीं है, 110 है ना, फेयर वैल्यू तो 110 है, हाँ हाँ, 110 माइनस 60 तो माइनस ऑफर प्राइस मतलब ऑफर 50 प्राइस। होगा सर, ऑफर प्राइस 60 है। हाँ, तो आंसर 50 50। होगा, माइनस करके 50, 50 तो होगा, 60 में हाँ 50, 450 इंटू 1000 इंटू 50, तो ये हो गया 225, और ये मतलब 225 लाख, ठीक है, 225 लाख, तो 225 प्लस 270 देख लेते हैं, मैच तो होना चाहिए, 495, और इधर भी हो गया 4, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लिख देंगे बी 4,50,000 शेयर्स आर इशूड अंडर ESPP। अब ये 4,50,000 कहाँ से है, जितना शेयर्स हम लोगों ने दिया 450 इंटू 1000, 450 इंप्लॉइज ने लिया, 1000 करके एक एक जन को मिला, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 31 मार्च को जब ईयर एंड आएगा तब हमें ये खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 31 मार्च ईयर कौन सा हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट 225 लाख टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट, 225 लाख बी amount ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट इस तरीके से। अच्छा, अब
रुको, मेरे पास एक ही है। ठीक है, ये ईशॉप हो या ये हो, इसमें ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। बस पढ़ के समझ लेना है कि ये ईशॉप होगा कि नहीं, बस। अब ईशॉप का एक क्वेश्चन, ए लिमिटेड एग्जाम्पल टू, ए लिमिटेड ग्रांट 200 shares to each of its 500 employees on 1/4/20 at the rate of 40 when market price equal 130, या फिर एट द रेट लिख देते हैं। द वेस्टिंग पीरियड, जैसे ही ये वर्ड आ रहा है ना वेस्टिंग पीरियड, तो इससे क्या पता चल रहा है ये क्वेश्चन किस चीज का है? वो पहले वाला ईसॉप। ईशॉप का है, क्योंकि कंडीशन दे दिया कि शेयर्स ऐसे ही नहीं मिलेगा, अगर 3 इयर्स तक काम करोगे तो ही मिलेगा। एंड एक्सरसाइज पीरियड 1 year, 1 year। पास जर्नल एंट्रीज, इसमें दो केस है। केस 1, व्हेन ऑल एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस आफ्टर वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट का मतलब था कि जिस दिन वो कंडीशन कंप्लीट हो रहा है उस दिन को बोलते हैं वेस्टिंग। व्हेन 400 employees exercise their options after vesting date, मतलब सबने नहीं लिया बिकॉज 500 employees थे, जिसमें से केस 2 में 400 ने लिया, यानी बाकी लोगों ने नहीं लिया। तो दोनों केस में हम लोग का क्या आंसर होगा? ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर दो ड्रॉ बना लेंगे छोटा छोटा। 1 अप्रैल 20, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 21, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 22, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 23। तो 200 शेयर्स, 500 एम्प्लॉयज, तो 500 एम्प्लॉय 200 ईच करके शेयर्स दिया जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस है इसमें 130, वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर, तो आगे जाके और भी 1 ईयर टाइम दे देगा कंपनी शेयर खरीदने के लिए। तो 1 ईयर मतलब ये हो गया 31 मार्च 2020। जर्नल एंट्री पास करने बोला। व्हेन ऑल एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन आफ्टर वेस्टिंग डेट, तो मतलब यहाँ पर सभी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, कुछ भी इश्यूज नहीं है। तो हमें कैसे एंट्री करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखो यहाँ पर शेयर का कोई फेस वैल्यू नहीं बोला है, इक्विटी शेयर है, कुछ नहीं बोलेगा, तो हमेशा 10 मान के हमें चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो हमेशा 10 होता है। ये हम लोग जब कंपनी अकाउंट्स करते हैं तब भी इस चीज को डिस्कस करते हैं। डिवेंचर का 100, प्रेफरेंस शेयर्स का 100 और इक्विटी शेयर का 10। बाकी अगर क्वेश्चन कुछ बोले तो हमें क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 10 मानेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू और एक चाहिए हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम लास्ट में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस 130 था और इन्होंने शेयर का ऑफर प्राइस किया है 40। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो लॉस, प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ही होगा हर एक केस में, क्योंकि हमेशा कंसेशनल रेट पे देगा एम्प्लॉय को, तभी ना एम्प्लॉय काम करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तो यहाँ पर जो लॉस है वो हो रहा है 130 माइनस 40 करने से जितना होगा उतना 90। 90। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा यहाँ पर वही मार्केट प्राइस से डिफरेंस निकालेंगे हम लोग,
फेस वैल्यू का, जो कि यहाँ दिया नहीं है, तो 10, तो 130 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 11, 120 सॉरी 120। 120। हाँ 120 होगा। अब हम लोग ये दोनों वैल्यू मिलके अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डेट पे हम लोग को एंट्री देना है। एंट्री किस चीज का, क्योंकि हम लोग को लॉस होगा फ्यूचर में पर शेयर्स पे 90 रुपीज करके, तो वो लॉस को हमें अभी से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रोविजन करते हैं वैसे ही प्रोविजन अकाउंट के साथ इस लॉस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और उसके लिए जो हम लोग एक अकाउंट फॉलो करेंगे, जैसे डेटर के लिए पीबीडीडी नाम का अकाउंट फॉलो होता है, यहाँ पर होता है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के, ESO ओ ओ एस। ठीक है, मतलब इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के बोला जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है, लेकिन यही ज्यादा यूज होता है, दूसरा नाम बहुत कम यूज होता है, ये नाम यूज होता है। ठीक है, ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी बोला जाता है, बट इसका यूज होता नहीं है बोलने से ही चलेगा। कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये बीकॉम में भी होता था पहले, अभी का मुझे नहीं पता है ई शॉप का, तब भी यही यूज किया जाता था। ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये बात यूज नहीं किया जाता था। तो बीकॉम देखो या प्रोफेशनल कोर्स, मैंने तो हमेशा देखा है यही वाला यूज होता है। बाकी ये भी नाम होता है, तो मैंने एक बार यहाँ लिखा है तो लिख सकते हो। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वही करना पड़ेगा, वही चलता है जाके। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा 31 मार्च 2001 को। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इम्प्लॉय। एक बार दिखाए ना दोनों नाम, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और शेयर ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। हाँ हो गया। इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं अभी। तो देखो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, इसका नरेशन होगा बी एक्सपेंस फॉर द ईयर रिकॉग्नाइज्ड, फॉर द ईयर रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो हमारा लॉस कितना है, तो देखो अगर स्टार्टिंग में देखे 500 इंप्लॉइज है, एक एक जन को 200 करके शेयर्स दिया जाएगा, टोटल इतना शेयर्स, पर शेयर्स पे लॉस 90 करके, तो टोटल लॉस हो जाएगा 5 into 22 हो गया 10, 10 into 9 हो गया 90, और उसके बाद 2 2 4 1 5 0। ठीक है, तो 90 लाख। लेकिन ये तो टोटल लॉस है, ये क्या है, टोटल लॉस है। टोटल ये लॉस को हमें क्या करना है, ये पूरे 3 साल का लॉस है, तो 3 साल 3 साल का चीज थोड़ी ना पीएल में आता है, पीएल ईयर वाइज होता है। तो हमें ईयर ये पूरे लॉस को क्या करना है, डिवाइड बाय हर उतना एक पीरियड। साल में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 3 साल का है, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 3 करने से हो जाएगा। बाकी मैंने जो सीखा है वो भी करेंगे। ये क्योंकि इसमें कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, तो इसमें तो कोई हमारा कम ज्यादा होगा नहीं, फिर भी जैसे मैंने सीखा है वैसे ही कर देंगे। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में ही हमें राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक ही जैसा वैल्यू हम लोग राइट ऑफ करते हैं, एक ही जैसा वैल्यू इन द सेंस और कि ये अगर कोई ले वेस्टिंग जाए। पीरियड तक ही राइट ऑफ होता है ना। हाँ उतने तक ही होगा, क्योंकि लॉस हमारा जितना वेस्टिंग पीरियड है उतने दिन तक का ही लॉस हमें काउंट करना है ना, कि हम लोग 3 साल उन्हें काम करने के लिए बोले, तो ये हमारे 3 साल उनको ऑफर देने के वजह का लॉस, तो 3 साल तक ही वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। उससे कम भी नहीं ठीक। करना है, उससे ज्यादा भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 साल का यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 30 लाख। तो अगर देखें हम लोग, तो जो हम लोग यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे ना, ये हर एक 3 इयर्स में, मतलब हर एक पर ईयर्स में 3 इयर्स में हमारा सारा एंट्री 30 लाख का ही होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग जैसे सीखे थे वैसा हम लोग करेंगे। तो हम लोग कैसे करके सीखे थे कि हाँ इसमें फाइव तो हंड्रेड बीच में इंप्लस कुछ है ही नहीं तो क्लियर है, मतलब पूरा 30 लाख 30 लाख ही। करके, तो 500 इंप्लॉइज है। ठीक है, उसमें सबको कितना करके देना है, 200 करके देना है, इनटू पर शेयर्स पे लॉस 90। अब डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 3 कर देंगे तो हमारा पर ईयर का लॉस आ जाएगा इनटू 1 ईयर। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसे करके होगा, तो ऐसे करने से भी हमारा कितना आएगा भाई, एक ही बात, 30। 30 लाख ही आएगा। तो हम ये 30 और एल लिख रहे हैं, जीरो हम और उतना यूज नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सेम डेट पे
टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन 30 लाख, 30 लाख इसमें लिखना पड़ेगा बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड, बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड। तो यहाँ तक का हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ आना है। अब अगेन ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, मतलब आने का तो कोई सवाल नहीं, मतलब कोई छोड़ के नहीं गया अभी तक कोई एम्प्लॉय, तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन जो लिया है मैंने। 31 मार्च 2022 में एंट्री करना है, तो फिर से क्या करेंगे, एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बीइंग expenses for the year recognized और यहाँ पर आ जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। एसपीएल से करते थे। तो एक ही बात है, इसलिए तो वो मुझे पीएल लिखने का आदत है, हम लिख दे रहे, बट कंपनी का एसपीएल ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोला जाता है कंपनी के पीएल को, तो इसीलिए एसपीएल। अच्छा, एसपीएल ही लिखना चाहिए, मतलब वो पूरा लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब कितना हम लोग एंट्री करेंगे, वैसे तो पता है कि 30 लाख ही होगा, फिर भी जैसे मैंने सिखाया उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करके चले तो, क्योंकि मैंने जगह तो रखा नहीं, तो हम इसका नीचे ही यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। वैसे ये सब तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट होना चाहिए। तो फिर से वही 500 करके शेयर्स दिया जाएगा। 500 इम्प्लॉय है, सॉरी 500 इम्प्लॉय, 200 करके एक एक जन को शेयर्स दिया जाएगा। और एक एक शेयर्स पे लॉस है 90 रुपीज करके। और ये पूरा लॉस हम लोग पर ईयर का निकालेंगे, इंटू 2 कर देने से 2 साल का लॉस निकलेगा, लेकिन मुझे तो पर ईयर का लॉस लिखना है, तो ये 2 साल का क्यूमुलेट होके निकला, तो हम लोग ईयर 1 का लॉस को माइनस कर देंगे, जो कि रहा था हम लोग का 30 लाख। तो फिर ये कितना आ रहा था, ये हो गया हम लोग का 5 2 10 10 और 90 लाख डिवाइडेड बाई 3, 30 लाख इंटू 2, ये 60 लाख आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का 60 लाख आएगा, 30 30 करके 60 माइनस 30 करेंगे, फिर से वही 30 लाख ही आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का 31 मार्च 22 तक का। अब 31 मार्च 23 में एंट्री करना है, ठीक है। अब 31 मार्च 23 में क्या हुआ, अच्छा सभी ने तो लिया है, किसी ने हाँ ना तो किया नहीं, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग क्या एंट्री करेंगे, 31 मार्च 23 में हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। एक तो 31 मार्च 23, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब शेयर्स एक्सरसाइज कब हो रहा है, एक्सरसाइज तो 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर होगा, विजिटिंग पीरियड दिया हम लोग को 3 इयर्स। फिर से एक बार एंट्री करना पड़ेगा, वही सेम एम्प्लॉय कंपेंसेशन, फिर से लॉस 3 साल राइट ऑफ होगा ना, अभी 3 साल तो हुआ नहीं, मुझे लगा 3 साल होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 3 साल बाकी, और बीइंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर SPL account debit to employee compensation being expenses ट्रांसफर। अच्छा, तो अब जब कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, वही 500 इंटू 2000 इंटू 90, 500 इंटू 2000 इंटू 90, 2000 था, 200 इंटू 90 बाई 3 इंटू 90 बाई 3 इंटू 3 बाई 3। तो ये 3 साल का निकल गया, लेकिन मुझे तो लास्ट ईयर का चाहिए, तो बाकी 2 साल का मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो बाकी 2 साल का कैसे देखेंगे, तो पहले साल 30 लाख, फिर 30 लाख, तो 30 30 60 लाख, तो 30 लाख प्लस 30 लाख, और ये 90 लाख आ रहा है, 3 3 कट जाने से 90 माइनस 60 करने से फिर से वही 30 लाख 30 लाख 30 लाख
अब 1 ईयर का टाइम दिया गया था ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, तो 31 मार्च 2024 में अब एंट्री करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, लोग शेयर्स ले रहे हैं, मतलब इम्प्लॉय शेयर्स ले रहे हैं, तो शेयर जब सब्सक्राइब होता है तो कंपनी एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, वो लॉस भी लिखेंगे, तो ये नॉर्मल एंट्री है। लेकिन क्योंकि हम लोग इस शॉप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इतने दिन तक जो लॉस हम लोगों ने, जो लॉस एक्चुअली लॉस हमारा पीएल में चला गया, इम्प्लॉय कंपेंसेशन जो है ये हम लोग का एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉस में फर्क होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो खर्चा करके मुझे कुछ बेनिफिट मिला है, तो हम एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं दे रहे, उसके बदले उसको उससे 3 साल काम भी करवा रहे, ठीक है। तो ये मेरा लॉस नहीं, ये इसको हम लोग को एक्सपेंस बोलना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ बेनिफिट हमें जरूर मिलता है, ठीक है। लॉस क्या होता है, जिसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता, जैसे बैड डेप्ट हो गया, उसको हम लोग लॉस बोलेंगे। जैसे लॉस बैड ऑफ डेप्ट, फायर। हाँ, ये सब हम लोग का लॉस होता है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट हम लोग का नहीं होता है। बट खर्चा लॉस नहीं, जैसे किसी को सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी का हाँ, बिल पे किया, तो ये सब खर्चा है, क्योंकि एक्सपेंस है। ये हम लोग लॉस नहीं बोल सकते। तो वैसे इम्प्लॉय कंपेंसेशन को भी हमें खर्चा बोलना चाहिए, लॉस नहीं बोल सकते। तो ये खर्चा हम लोगों ने किया, तो खर्चा हर साल पीएल में क्लोज हो गया। अगर हम लोग देखेंगे तो हर साल टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन, टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन, टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन करके ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। जैसे सैलरी होता है पीएल में, ट्रेडिंग में परचेज होता है, या कुछ और खर्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग जो दिख रहा है, ये हम लोग का प्रोविजन था, ठीक है। अच्छा, ये प्रोविजन अकाउंट जो है, इसको अब हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने कहीं पर भी बंद नहीं किया है। तो इसको अब हम लोग बंद करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग डेबिट करेंगे, तो हम लोग उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कितना था हम लोग का लाइबिलिटी, उतने से ही हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कितना लाइबिलिटी का, पहले देखते कितने लोगों ने शेयर लिया। तो 500 इंटू 200, तो इम्प्लॉय कितने थे, 500, एक एक जन को 200 शेयर, न कि उल्टा। हाँ, वही 500 लोग थे, 200 करके शेयर्स दिया गया, और सभी ने कितने करके पेमेंट किया होगा, क्योंकि ऑफर प्राइस था 40 रुपीज करके, तो 40 रुपीज चलो। करके कंपनी को मिला। तो कंपनी को शेयर इशू करके कितना मिला, 40 लाख। 40। अच्छा, अब ये शेयर इशू करते हुए कंपनी ने कुछ जो है लाइबिलिटी कंपनी का जनरेट हुआ, कंपनी ने प्रोविजन कर रखा था, ठीक है, क्योंकि कंपनी को कंसेशनल रेट में देना पड़ा। तो अब उतने का हमारा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रिवर्स होगा, जितना शेयर्स लिया गया उतना ही हम लोग रिवर्स करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो वो जनरल रिजर्व में जाता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। तो यहाँ पर तो बचने वाला कंडीशन है नहीं, वो केस 2 में है, ठीक है। तो 500 इंटू 200, और हम लोग का पर शेयर पे जो आउटस्टैंडिंग, मतलब जो लाइबिलिटी जो जनरेट हो रहा था, फ्यूचर में होने वाला लाइबिलिटी, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, वो हम लोग का 90 करके, तो इंटू 90, तो ये हो गया 90 लाख शायद। 90 लाख होगा, 5 इंटू 2 10, और इधर 2 4 5 0, और शेयर कैपिटल में जाएगा जितना शेयर इशू हुआ है, तो इतना, ये मल्टीप्लाई करने से इतने सारे शेयर्स इशू हुए हैं इनटू एक एक शेयर्स, जो उसका फेस वैल्यू से हमेशा शेयर कैपिटल का एंट्री होता है 10 रुपीज से। तो 5 इंटू 2 10, 10 और 10 100, और इधर 4 0, तो 100 के बाद 4 0 यानी 10 लाख हो रहा है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा वही 500 इंटू 200, और सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था यहाँ पर 120। 120। तो फिर 5 इंटू 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 120 लाख। 120। हाँ। 120 लाख, तो 9 13 हाँ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का केस 1, ठीक है, जो कि आसान था। अब केस 2, केस 2 में क्या हुआ है, केस 2 में सारा चीज सेम है, बस बोला है कि लास्ट में 400 लोगों ने ही लिया, मतलब 50 इंप्लॉइज ने 100 ऑप्शन वाला नहीं ली। 100 लैब्स किया ना। हाँ, 500 employee, 100 lakhs का। तो when 400 employee exercise their option after vesting date, मतलब बीच में कोई छोड़ के नहीं गया है, आफ्टर वेस्टिंग डेट। तो वेस्टिंग डेट तो ये है, यहाँ पर लेना चाहिए, उसके बाद भी कंपनी ने समय दे रखा है कि उसके बाद से भी इतने समय के अंदर ले सकते हो। तो जब लेने का टाइम आया तो सिर्फ 400 इंप्लॉइज ने लिया, मतलब 100 इंप्लॉइज ने नहीं लिया। इसका हमें एंट्री करना है। तो सारा एंट्री करके क्या करें, क्योंकि
ये कौन कौन सा एंट्री हम लोग का सेम होगा, बस जो अलग होगा वही एंट्री कर देते। कौन कौन सा एंट्री हम लोग का सेम होगा? सेम, पहला तीनों सेम थर्टी आएगा। फर्स्ट मार्च 21 का सेम एंट्री आएगा, 31 मार्च 22 का सेम एंट्री आएगा, 31 मार्च 23 तक 23 तक सेम। सेम एंट्री, बस 31 मार्च 24 का अलग होगा तो बस वही कर देते, सेम वही चीज, हाँ बार बार हम नहीं लिखेंगे। हाँ तो, हाँ। तो केस 2 में यहाँ पर फर्स्ट वही, कितना सारा एंट्री सेम है वो बता देते, एक, दो, दो, चार, छः। तीन, तीन एंट्री, मतलब तीन डेट के साथ जो एंट्री है, मतलब थर्टी हाँ, फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टोटल 6 एंट्री है सबका, वही पहले एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है फिर ट्रांसफर हो रहा है, तो सेम से रहेगा। लिखते 23, ये सब सेम होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 31 मार्च 24 के लिए एंट्री करेंगे, जो कि बैंक अकाउंट डेबिट का, बैंक अकाउंट डेबिट, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो आप कैसे एंट्री करेंगे? तो 400 इंप्लॉइज ने शेयर्स लिया, तो सारा एंट्री हमारा 400 इंप्लॉइज के ऊपर होना चाहिए, तो ये तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू ईच एम्प्लॉय 200, तो ऐसे हो जाएगा। ये सभी में कॉमन है, ये तो आएगा ही, ये नंबर ऑफ शेयर्स बताता है। अब इनटू 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 जो वैल्यू से होना चाहिए वो होगा। तो कंपनी को पैसा तो वही 40 करके ही मिलेगा, तो यहाँ भी 40 करके ही मिलेगा, हाँ। बस ये है कि 400 एम्प्लॉय से मिलेगा, तो 400 इंटू 200 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 16 तो 32 लाख, हाँ 32 हो हाँ। गया, और 2 2 4 और 1 50, तो 32 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर भी लॉस वही 90 करके, तो 90, और ये हो गया 4 इंटू 2 8 8 इंटू 9 72, 72 के बाद 5 0, मतलब 72 लाख। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 8, और इधर कितना हो गया, 2 2 4 1 5 8 लाख। अच्छा, अब यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, तो 120 करके आया था, तो 4 इंटू 2 8 8 इंटू 12 पर 96, 96 96, और इधर हो गया 50, तो 96 लाख। ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पर एक एंट्री और होगा, जो लैप्स हो गया, जो लैप्स हो गया हाँ, उसको उसका हमें जनरल जनरल रिजर्व, रिजर्व में हाँ, ट्रांसफर। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ये सबका लेकिन नरेशन लिखना पड़ेगा, कितने सारे शेयर्स अलॉट किए गए हैं, वो लिखने से ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, जो लैप्स हो गया उसका, उसके अगेंस्ट का इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का जो वैल्यू रहता है वो, तो कितने, 400 नहीं 100 लिखना पड़ेगा, 100 इंटू 200, 100 इंप्लॉय ने नहीं लिया, एक एक को 200 करके मिलने वाला था, और एट द रेट ऑफ 90 करके जो हाँ, वैल्यू है वो रिवर्स कर देना। 18 लाख। 18, 18, तो इसको लिखना पड़ता है ऐसे, ये एक लिख देते, बीइंग वेस्टेड ऑप्शंस फॉर 20,000 शेयर्स आर लैप्स्ड। 20,000 शेयर्स कैसे आया, 100 इंटू 200 करने से 20,000 शेयर्स आता है, या ऑप्शंस हाँ कोई भी लिख सकते हैं। तो ये लैप्स हो गया। ये वेस्टेड ऑप्शंस क्यों है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड के बाद लैप्स हुआ है, यहाँ कहीं पर भी लैप्स नहीं हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेस्टेड ऑप्शन। और अगर वेस्टिंग पीरियड के पहले लैप्स होता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं अनवेस्टेड ऑप्शंस, ठीक है। वो शेयर्स जो अनवेस्टेड हालत में लैप्स हुआ और वेस्टेड होने के बाद लैप्स हुआ, वो लिख सकता है। यहाँ पर अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग 1 लाख हो रहा है यहाँ पर, 1 लाख हो रहा है, नहीं 80,000, 80,000 हो रहा है ना, 400 इंटू 20, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each allotted to employee under
ESOP, under ESOP at a premium of 120, ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एलोटेड लिखने से भी होता है। अच्छा, इसके बाद और एक एग्जाम्पल 3, A Limited grant 100 shares to each of its 1000 employees as employees on 1/4/20 at the rate of 80 when market price was 350. The vesting period is 3 years. And exercise period 1 year is 50 employees left the service at end of first year. 80 employees left in second year and 100 employees is left in third year. Finally, 750 employee exercise option up to end of exercise period जर्नलाइज या जर्नल एंट्री पास करें। अच्छा, तो ड्रॉ करते करते ही पढ़ लेते हैं। A Limited grant 100 shares to each of its 1000 employees. तो 1000 employee 100 shares each ऐसे देने का बात हुआ है। तो टोटल ऑप्शंस या टोटल शेयर्स जो भी बोले, टोटल ऑप्शंस हो जाएगा 1000 इंटू 100, 1 लाख शेयर्स देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी ये सोच के चल रही है। अब बोल रहा है ये बात कब हुआ था, 1 अप्रैल 20 को, मतलब ये हो गया ग्रांट डेट। फिर बोल रहा है एट द रेट ऑफ 80 व्हेन मार्केट प्राइस 350। तो ऑफर प्राइस 80, मार्केट प्राइस 350, तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया, ये दोनों का डिफरेंस 270। 270। फिर बोल रहा है कि द वेस्टिंग पीरियड इज 3 इयर्स। तो ऐसा है कि इनको 3 साल काम करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन ईसॉप का है, ठीक है। तो फिर 20 से 21, फिर 22, so 21, 22, 23, इतने दिन काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बोला है एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर। अच्छा, 24 यहाँ पर पेमेंट पीरियड। फिर बोला है कि 50 एम्प्लॉय लेफ्ट द सर्विस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में 50 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद
80 एम्प्लॉयज लेफ्ट सेकेंड ईयर में 80 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। फिर बोल रहा है 100 एम्प्लॉयज जो है वो थर्ड ईयर के एंड में चले गए। फाइनली 750 एम्प्लॉय। अच्छा, पहला बात है कि पहले 50 चला गया तो कितने थे, 1000 में से 50 चला गया तो 950 बचा। 950 में से 80 चला गया तो कितना बचेगा, 870। उसमें से भी 100 चला गया तो कितना बचेगा, 770। तो यहाँ पर 770 एम्प्लॉय बच रहा है, बट 750 ने ऑप्शन लिया है। ठीक है, 750 ने एक्सरसाइज किया है, तो फिर जो लैप्स हुआ है वो कितना है, 20। ठीक है, ये जो लैप्स हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टेड ऑप्शंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टेड ऑप्शंस बोल सकते हैं। मतलब ये जानने के लिए और कुछ नहीं। और ये सब क्या है, ये सब, ये जो, ये भी तो लैप्स है, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अन अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नाम, जस्ट नाम पता करने के लिए। इससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। फाइनली 750 हो गया, बस हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला। ठीक है, तो सबसे पहले 2021 में एंट्री होगा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब वो नरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू 270 डिवाइडेड बाई 3 years इंटू 1 year, कितना, माइनस टू जीरो। फिर यहाँ पर हो जाएगा एसपीएल या पीएल। ठीक है, दोनों ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसपीएल भी लिख सकते हैं, टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। ये 1 साल का इधर ही दोनों लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटा तो 90। ओ अच्छा, एक गलती हो गया, यहाँ पर 50 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर ये 1000 नहीं, कितना हो जाएगा, 1000 माइनस, ओ 950। लिखना पड़ेगा 950। यहाँ स्टार लगा देते, जगह नहीं है। 1000 माइनस, तो कितना आ रहा है, 85,50,000। 85,50,000, 85,50,000, 85,50,000, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। नीचे नीचे नहीं लिख के मैंने ऊपर ही दोनों को लिख दिया है 2021 का। अब 21-22 का, 21-22 का तो फिर से वही, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और इधर वही लिख देते पीएल अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन। अब कैलकुलेट कैसे करें, तो 100 करके तो ऑफर है ही, 270 का लॉस है, डिवाइडेड बाई 3 years वो भी है, इंटू 2 हो जाएगा। लेस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब 85,50,000। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखना पड़ेगा, तो फिर से 80 चले गए, तो 950 माइनस 80 हो जाएगा। अभी 950 था तो 950 माइनस 80, तो यहाँ पर लिख देते हैं 950 माइनस 80 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से 50 जाने के बाद 950 लोग थे, 950 से अब 80 चले। 870, 870 कितना है, 1,56,60,000 और और माइनस 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 85,50, तो 71,10,000। क्योंकि पहले साल से दूसरे साल खर्चा ज्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल हो सकता है अगर कुछ कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, या तो कम हो कम सकता होगा। है, अच्छा। ज्यादा नहीं होगा। या तो बराबर होगा या तो कम होगा। कम होगा। 22-23, फिर से 100 लोग चलेंगे। ठीक है, तो इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और इधर लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। तो 870 थे, वहां से 100 चले गए,
तो यहाँ पर हो जाएगा 770। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 770 इंटू 100 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस हो जाएगा 85,50,000 प्लस 71,10,000। 85,50,000 प्लस 71,10,000 2 साल का क्यूमुलेटिव माइनस हो जाएगा, तो 3 इयर्स के टोटल से 2 इयर्स का टोटल हट जाएगा, तो हमें थर्ड ईयर का पता चलता है। 770 इंटू 100 इंटू 270, ये जितना भी आया माइनस 85,00,000 51,30,000 51,30,000 51,30,000 51,00,000 22 23 तक का हो गया। अब हमें 24 में एंट्री करना है जब पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 23 24, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, अब शेयर्स लिया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना लिया गया उतने का लाइबिलिटी कैंसिल आउट, इनफ्लो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। अच्छा, कितना लिया गया, 770 में भी कुछ 750 चलेगा, 750, ठीक है। 750 इंटू 100 1000, ओ 100, 100 सब लिख दे रहे हैं, 100 इंटू जो ऑफर प्राइस था वो कितना, 80, और इसमें हो जाएगा 750 इंटू 100 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू, 70 700 इंटू 100 इंटू फेस वैल्यू, कुछ नहीं बोला है 10, 700 इंटू 100 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि मार्केट प्राइस यहाँ पर निकल, 40 350 माइनस 10 यानी कि 340। बस कैलकुलेशन कर, पहला वाला 60 लाख 60 लाख, दूसरा वाला तो 2 करोड़ 25,000 ये 750 होगा, मैंने गलती से 700, बोलो 2 करोड़, ठीक हो रहा है, 2 करोड़ 2 करोड़ फिर 2025 फिर 40 25, अच्छा तो 2 करोड़ 2,50,000, हाँ फिर ये हो जाएगा 75 और 2 3 4 0, मतलब 75 के बाद में 7,50,000, 755 ये वाला कैलकुलेट करेंगे। ये है 2 करोड़ 55 लाख 2,55,00,000, 2,55,00,000, ठीक है। अब बाकी जो नहीं ऑप्शन लिया गया उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, तो कितने ऑप्शंस नहीं लिए गए, 20 20, तो 20 इंटू 100, 20 लोगों ने नहीं लिया, एक एक जन का 100 1 करके शेयर्स मिलने वाला था, लॉस है 80 270, 80 इंटू अच्छा 70 270 इंट्रिंसिक वैल्यू, 27 इंटू 2 54, 4 54 और इधर 2 3 4 0, मतलब 54 के बाद 4 0 मतलब 5,00,000। 55 इसके बाद और एक क्वेश्चन दूर करेंगे।
एग्जाम्पल for the students. AIM Limited is a company and has an ESOP program. तो क्वेश्चन खुद ही बोल दे रहा है कि ESOP का है, तो फिर हमें देखने का जरूरत नहीं है. For the following ESOP related exercise, date 1st April 2018, 10,000 options were granted at the rate of 400 each when market price was rupees 1,000. Vesting period 3 years, equal 3 years. Exercise period equal to 1 year. 31st of March 2021, 2,000 unvested options lapsed. 31st of March 21, 7,000 options were exercised. 31st of March 2022, 1,000 options lapsed. Assume face value equal rupees 10. Company follows April to March year end. Journal entry पास करना. हाँ हो गया मैम. अब इसको एक बार फर्स्ट अप्रैल 18, 10,000 ऑप्शंस. ऑप्शंस ही दे दिया. ऑप्शंस का मतलब ही होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू वैल्यू. हाँ इनटू पर एम्प्लॉय को ऑफर किया गया शेयर्स. तो 10,000 ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 400, ये ऑफर प्राइस हो गया. ठीक है. मार्केट प्राइस चल रहा है 1,000, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 600. वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, 3 साल काम करना. तो 3 साल मतलब 18 से लेकर 19, 20 और ये 20, तो 20 को थोड़ा दूर में चल. ये हो गया 23 इयर्स वेस्टिंग पीरियड था, और एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर मतलब 22. ये पेमेंट पीरियड. फिर बोल रहे 2,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया कब? 31 मार्च 21. यहाँ पर हो गया है 2,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, तो मतलब पहले. फिर बोल रहा है 7,000 ऑप्शन एक्सरसाइज, तो यहाँ पर इसका मतलब इनको ऐसा लगा कंपनी को, ये जो बात बोल रखा है ना 7,000, तो क्यों? क्योंकि
10,000 में से अगर 2,000 चला गया तो 8,000 एम्प्लॉय बचे थे ईयर एंड तक, बट हाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं बस 7,000 7,000 ऑप्शन। तो 8,000 डन हो एम्प्लॉय नहीं, जाएगा। 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स होगा, ठीक है, 8,000 एम्प्लॉय बोलना गलत होगा। 10,000 शेयर्स देना था कंपनी को, 2,000 शेयर्स अब नहीं देना है, लैप्स्ड हो गया, तो 8,000 शेयर्स देना था, जिसमें भी 7,000 शेयर्स 7,000 एक्सरसाइज होने का बात हुआ। लेकिन जब एक्सरसाइज करने गए 22 में, तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 एक्सरसाइज हुआ, क्योंकि 1,000 लैप्स थे, और इस लैप्स को बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। ये है क्वेश्चन। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में निकाल लेते, क्योंकि फेस वैल्यू हम लोग को बोल रखा है, तो मार्केट प्राइस 1,000, फेस वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा? मैं तो मैम कुछ और फिगर सोच रही थी, लाइक 7,000 एक्सरसाइज हो गया है और 1,000 लैप्स हुआ है। हाँ वही तो बोला है, लेकिन वो तो हुआ है 31 मार्च 21 में ऐसा हुआ, 21, हाँ। लेकिन 22 में तो फिर 1,000 ऑप्शंस लैप्स हो गए ना, तो ये पेमेंट। 7,000 में से 1,000 लैप्स हुआ तो 6 बोल रहे बचा है। हम्म। बट मेरा तो पहले, मैं जैसे सोचूं पहले 2,000 चले गए तो 8,000 बचा। 8 में से अब 7 एक्सरसाइज हुआ है और एक एक्सरसाइज नहीं हुआ है, एक लैप्स कर गया, तो मैं 7,000 को लेकिन एक्सरसाइज समझी। उसका डेट तो 22 है, वो 7,000 का डेट तो 21 है। अच्छा, तो और 1,000 का हिसाब। हाँ मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, देखते हैं, मुझे देखो यहाँ पर बोला क्योंकि है कि टोटल 9,000 हो रहा है तो और 1,000 का हिसाब। टोटल 9,000 हुआ। हाँ 10,000 में से 2,000 लैप्स है, चले वो गए। तो वो तो बोला अनवेस्टेड हालत में ही लैप्स्ड है, मतलब ट्वेंटी हाँ वन हाँ कंप्लीट होने के पहले ही लैप्स्ड हुआ होगा। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैंने इस ड्रॉ को इधर दिखाया, तो फिर कितने शेयर्स खरीद सकते हैं लोग? 8,000। 8,000 शेयर्स। हाँ लेकिन 21 में बोल रहा है कि 7,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ, हाँ तो फिर तो यहाँ एट पर थाउजेंड लैप्स्ड कितना होगा? 1,000। 1,000। लेकिन उसके बाद वाला डेट तो अलग दिया है, फिर दिया है कि 1,000 ऑप्शंस लैप्स्ड, वो तो हम्म। डेट 31 मार्च 22 दिया है ना। हाँ तो तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग यही मान के चलेंगे ना, जैसे वो 21 तक कि 7,000 एक्सरसाइज हुआ है और अभी 1,000 पड़ा है, जो कि मेरा 22 में जाके भी हो सकता है, पेमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा नहीं तो हम नहीं 22 में मानेंगे कि लैप्स कर गया है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, ऐसा क्यों होगा? यहाँ पर तो हमें क्लियरली बोल दिया है कि 21 आते आते 2,000 अनवेस्टेड ऑप्शन, अनवेस्टेड मतलब अनलिस्टेड इसीलिए क्योंकि पहले। 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले कंप्लीट नहीं। 2,000 ऑप्शंस लैप्स हो गया, मतलब हाँ समथिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू जो ऑफर था उनका, वो नहीं एक्सरसाइज किया। तो फिर जब 3 इयर्स वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, तो कंपनी को लग रहा है कितना शेयर खरीदने वाले हैं आगे लोग, मतलब कंपनी को कितना शेयर्स बेचना पड़ेगा एम्प्लॉय को? 8,000, अगर 2,000 बचा। चला गया तो। हाँ लेकिन क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि उस समय ऑप्शंस वेयर एक्सरसाइज्ड कितना? 7,000। 7,000, तो उसके बाद मतलब ये 2,000 के बाद कितना और लैप्स हो गया? 1,000 तो 1,000 को अभी ही लैप्स मान लेंगे कि हाँ पेमेंट लैप्स तो पीरियड तक का बोले थे। वेट करेंगे। नहीं, क्यों वेट करेंगे, क्योंकि जब बोला ही है 7,000 ऑप्शन एक्सरसाइज, तो फिर लैप्स ही वन, फिर 7,000 ऑप्शन एक्सरसाइज ऐसा क्यों बोलेगा? मतलब अभी तक 7,000 एक्सरसाइज हुआ है ऐसा। लैप्स्ड बोला है ना, देखो पास्ट टेंस में है, तो फिर ये तो हो गया है सिचुएशन, मतलब ये होने वाला है ऐसा तो नहीं हुआ ना लैंग्वेज पे, लैप्स्ड मतलब तो चला नहीं गया मतलब वो। 21 का बोला है कि 7,000 ऑप्शंस में एक्सरसाइज, मतलब 21 तक 7,000 हुआ है। तो 7,000 होने से 1,000 और कम नहीं हो गया? 8,000 और 7,000 का गैप 1,000 तो आ रहा है। हाँ तो 1,000 बचा है, वही 1,000 बचा है।
बचा नहीं है, ये 1000 लैप्स हो गया है, तो अभी कितना शेयर्स एक्सरसाइज होने का चांसेस है? 7000। लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तो फिर और 1000 लैप्स हो गए, तो 6000। पर मेरा ये लॉजिक है कि वही जब 21 पे बोला नहीं है कि लैप्स हुआ है तो फिर मैं क्यों कहाँ बोला मांगूंगी नहीं है मेरा? 21 में बस तो? वही बोला है कि 7000 एक्सरसाइज हुआ है, तो मैं तो 7000 7000 का जस्ट एक्सरसाइज का मतलब, ये तो मुझे लगता है देखो एक रेयर नॉर्मल बात है एक्सरसाइज। कि 10,000 में से 2000 लैप्स होने के बाद 8000 बचता है, फिर अगर बोल रहे हैं हाँ, कि 7000 शेयर्स बिका है, तो इसका मतलब तो ये नॉर्मल बात है कि 1000 नहीं एक बिका। हजार लैप्स। ये हाँ। बोलेगा थोड़ी, ये तो हमें खुद से समझना पड़ेगा। अच्छा। ये क्यों बोलेगा? 8000 और 7000 के बीच का गैप 1000 होता है, ये तो हम लोग को ही समझना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग 18-19 का एंट्री करते हैं। इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन। तो कितना? 10,000 शेयर्स इंटू 400, और नहीं सॉरी, इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 से कटेगा तो 200, 200 इंटू इधर 10,000, मतलब 4 जीरो और उधर 2 जीरो, 4 2 6 जीरो, मतलब 20 लाख। हाँ, 20 लाख। फिर इसके बाद 20 तक का एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री। 1920 एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन 10,000 into 600 divided by 3 into 2। ये करने से हो जाएगा 40 लाख। 40 लाख से 20 लाख माइनस, तो वही 20 लाख ही आएगा, क्योंकि बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 20 लाख ही आ जाएगा, इक्वली डिवाइड होते जाता है एक्सपेंसेस। तो कोई कम ज्यादा नहीं हुआ तो सेम वैल्यू पे ही एंट्री हो जाएगी। 1920 तक का सेम एंट्री। फिर यहाँ पर 2020, अब 2021 में एंट्री करेंगे तो इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, पीएल अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन। अब यहाँ पर हमें 10,000 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोल दिया है 2,000 हम लोग का अनवेस्टेड ऑप्शंस था, जो लैप्स हुआ है, मतलब 2021 कंप्लीट होने के पहले ही ये ऑप्शन लैप्स्ड हुआ है, इसीलिए इसको अनवेस्टेड बोला गया है। तो जब हम लोग एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो 10,000 पे नहीं कर सकते, फिर कितने पे करना पड़ेगा? 8,000। 8,000 इंटू जो इंट्रिंसिक वैल्यू चल रहा है 600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, माइनस इधर हो जाएगा 20 20 40 लाख, 20 प्लस 20 लाख। ठीक है, तो ये हो 40 जाएगा लाख माइनस माइनस 8। 40 लाख, 8 लाख। ट्वेंटी 21 हो गया। अच्छा, अब एक्सरसाइज हुआ है 7000, वो 22 में करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक्सरसाइज हुआ है 7,000। ठीक है, मतलब इस डेट पे भी कुछ लोगों ने शेयर खरीद लिया, कंपनी ने भले ही समय दिया था 1 साल का, लेकिन यहाँ पर भी एक्सरसाइज हुआ है, तो फिर इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 21 में फिर से एक एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एक्सरसाइज हुआ है तो उसका एंट्री करेंगे। कितना शेयर एक्सरसाइज हुआ है? 7,000। 7,000 इंटू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 7,000 नंबर ऑफ शेयर, 7,000 नंबर ऑफ शेयर, 7,000, अब जितना जिससे इनटू होगा तो ये 10 से हो जाएगा, ये 600 से हो जाएगा,
और ऑफर प्राइस और ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ऑफर प्राइस था हम लोगों का 400 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 990। तो 400 और ये 990 और देखना था कितना है। तो ये तो 28 हो रहा है, 28 और 50 मतलब 28 लाख। 6 इंटू 7 42 और ये 50 मतलब 42 लाख। और ये हो गया 740 मतलब 70,000। और ये हो जाएगा 7 इंटू 9, नहीं 7 इंटू 9 नहीं 99 कितना हो जाएगा 693 693 और इधर हो गया 3 और 1 40 मतलब 69,30,000। ये इस डेट पे ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है ऐसा हमें बोला है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से एंट्री कर दिया। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया है तो अब हम लोग ये भी एंट्री करेंगे। इसके बाद ये हो गया। अब 22 में हमें करना है बाकी ऑप्शंस जो हम लोग का लैप्स्ड हो गया है उसका। ठीक है, तो फिर इसका एंट्री हो जाएगा 31 March 2022 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो कितना जाएगा, कितना लैक्स हुआ फिर 1000 इंटू मेरा 600 इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 6 और ये हो गया 3 2 5 6 लाख। 6 लाख यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो यहाँ 7,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, लैप्स्ड हो गया है हम लोग का 1,000। फिर यहाँ पर हम लोग का इसका मतलब जो एक्सरसाइज होना है यही हो गया, इसका मतलब यही बात। यही बात। तो 1000 लैप्स्ड, 7,000 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज और 1000 लैप्स्ड बोला, लेकिन वो लैप्स दिखा रहा है 22 में, इसलिए एंट्री 22 में करना पड़ा, नहीं तो वो 21 में ही कर देते। नहीं तो ये एंट्री हम लोग का 21 में ही कर देते अगर यहाँ पर 22 में लैप्स हो रहा है ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, तो ये वाला हो गया हम लोग का और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोगों ने वो कर लेते। और एक यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो इलास्ट्रेशन 1 किया था, ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग का इलास्ट्रेशन 1 या 2, एक मिनट हम देखते थे, एक शायद ईशॉप का नहीं था, एक मिनट हम देख लेते। वो ईशॉप का नहीं था, ईएसपीपी का था। वो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, फिर भी हम एक बार चेक करें। इलास्ट्रेशन पढ़ के देखो, 2 क्वेश्चन था। 1 में ये वेस्टिंग पीरियड नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ था, हाँ वही हम बोल रहे, पढ़ के देखो उसमें। तो इलास्ट्रेशन 1 में शायद वेस्टिंग पीरियड लिखा है, ईसॉप वर्ड लिखा है, लेकिन वेस्टिंग पीरियड नहीं दिया है। वही हम देखना चाहते हैं ईशॉप था कि नहीं था। बाकी इलस्ट्रेशन 2 में क्लियरली लिखा है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग नहीं, वो तो वेस्टिंग पीरियड वाला था, उसमें बहुत सारा एंट्री भी होता है। ये वाला एग्जांपल जो है जिसमें एम्प्लॉइज छोड़ छोड़ के हाँ जा रहे हैं, वो तो उसमें भी वेस्टिंग पीरियड था। हाँ उसमें तो था, इलस्ट्रेशन 1 में फिर वेस्टिंग पीरियड नहीं लिखा था। है। ठीक है, वही हम उसमें चेक करेंगे। ग्रांट लिखा है, ईसॉप लिखा है, तो वो नहीं ग्रांट तो मतलब जो ग्रांट डेट वो तो ईशॉप में भी आ सकता है, ईएसपीपी में भी आ सकता है। बस ये देखना है कि किस में हमें ग्रांट, तो दोनों केस में ही होता है। जिस दिन ऑफर होता है वही ग्रांट डेट होता है, वो तो दोनों में ही होगा। यहाँ पर देखना है कि हमें कोई वेस्टिंग पीरियड दिया है, कोई कंडीशन के साथ शेयर दिया है कि इन फ्यूचर ऑप्शन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन ये 15 मार्च मतलब 15 दिन का डेट था, 15 मार्च से 15 31 दिन। मार्च तक। यहाँ पर एक कंपनी है, एक बार देख लेते, शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 10
on this date, it granted 10,000 employee stock option. Employee stock options, ठीक है, employee stock option, ये ऐसे लिखा हुआ था एक्चुअली लैंग्वेज में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, प्लान नहीं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो एम्प्लॉय को स्टॉक यानी शेयर का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो फिर एट द रेट ऑफ 40 व्हेन द मार्केट प्राइस 130 द ऑप्शंस वेर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 15 से, ये मतलब देखो कितने शॉर्टर पीरियड के लिए, और कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये ऑप्शन लेने के लिए एम्प्लॉय लोगों को अगले इतने साल काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन किस चीज का था, ईएसपीपी का था, सेम एंट्री सभी होता है और कुछ नहीं। लेकिन तो हम टाइम फ्रेम दे देगा, टाइम, टाइम में करना है, वो तो उसमें भी देता है एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड्स तो सभी का कंपनी देगा कि, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि आपको फ्यूचर में इतने दिन काम करना है तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये तो कंपनी सीधा सीधा ऑफर दे रहा है। यहाँ जो अलग है इस क्वेश्चन को हम लोग ईएसपीपी इसीलिए बोल सकते क्योंकि यहाँ पर कहीं बोला है कि ये शेयर लेने के लिए इन लोगों को अगले इतने साल काम करना पड़ेगा, नहीं, तो फिर इसीलिए है ना ईएसपीपी, क्योंकि इसमें ऑन दैट मोमेंट हम लोग शेयर को खरीद सकते हैं, बट ऑन दैट मोमेंट सबके पास पैसा हो जरूरी नहीं है, तो कंपनी इसमें भी एक्सरसाइज टाइम देती है कि अभी बोल दिया नेक्स्ट इतने मंथ के अंदर आप लोग जिन जिन जिनको शेयर लेना है आप पैसा दे दीजिए, ये बोला। लेकिन ये कोई फ्यूचर कंडीशन के साथ शेयर इशू नहीं हो रहा है कि ये फ्यूचर कंडीशन फुलफिल करने से ये देंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर किसी को 50 आउट ऑफ 50 मिलता है तो हम चॉकलेट देंगे, और मैंने बोल दिया कि चलो तुम लोग सभी को हम चॉकलेट देंगे, तुम लोग रोज आते हो, क्लास करते हो, मेहनत करते हो, घर पे पढ़ते हो, तो हम चॉकलेट सभी को देंगे, तो वो अलग चीज हो गया। तो वो हम बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने इतने दिन जो मेहनत किया उसकी वजह से, और अगर हम बोलेंगे कि इतने में इतना लाओगे तो देंगे, तो उसको बोलते ई शॉप हो गया ना, वो तो कंडीशन हो गया कि इतना करने से तो देंगे। और यहाँ पर जो है, जो मेहनत कर लिए हैं उसके लिए जो रिवॉर्ड मिल रहा है, अभी फ्यूचर में मेहनत करवाएगा तो शेयर्स देगा, तो वो तो क्वेश्चन में पढ़ने से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्वेश्चन में कहाँ पता चल रहा है कि ये ई शॉप है, कौन सा लाइन हमें बता रहा है कि ये वाला, ये वाला, हर एक क्वेश्चन इलास्ट्रेशन, एक्सरसाइज पीरियड यहाँ भी दे सकता है, दोनों में दे सकता है, बट ईएसपीपी में बहुत कम समय होता है, जबकि ई शॉप में 1 साल दे देता है, ठीक है। लेकिन वो तो हम लोग क्वेश्चन देके नहीं समझ सकते, क्वेश्चन तो अपने हिसाब से कुछ भी ईयर दे सकता है, हमारे लिए मेन टर्म्स एंड कंडीशन ये देखना होता है। अब क्वेश्चन 1 साल देगा कि 5 साल, वो तो हमें नहीं पता, कुछ भी लिख सकता है, कंपनी बोलेगा हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया ईएसपीपी का ही है, बट बोल दिया कि एक्सरसाइज पीरियड 1 डे, ठीक है, तो ई शॉप में भी हो सकता है एक्सरसाइज पीरियड दे दिया 5 मंथ्स, अब हम लोग बोलेंगे 5 मंथ्स दिया है तो ये ई शॉप नहीं है, ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते, हमें ई शॉप के लिए देखना है कि वेस्टिंग पीरियड कुछ दिया है तो ई शॉप है, नहीं दिया है तो ई शॉप नहीं है, सीधा। तो यहाँ पर जैसे इलास्ट्रेशन 3 हमें बता रहा है ये ई शॉप है, जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि 1 मंथ के अंदर एक्सरसाइज कर लेना है, कोई कंडीशन नहीं दिया है, बोला है शेयर खरीद लो सस्ते में दे देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, जो किए हो उसके वजह से दे रहे हैं, ये होता है। ये कौन सा वाला पेज हो गया, इसके आगे क्वेश्चन करवाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, ये वाला कैसे देख के पता चलेगा कि ये शॉप है, वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, यहाँ पर कैसे देख के पता चलेगा कि ये शॉप है, सिंपल सा बात, यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड, मेन वही वेस्टिंग पीरियड है, और एक्सरसाइज पीरियड भी सब का जनरली ज्यादा रहेगा। लेकिन एक्सरसाइज पीरियड पर मत जाओ, वेस्टिंग पीरियड है तो ई शॉप है, नहीं है तो ई शॉप नहीं, ईएसपीपी होगा। अच्छा, अब ये ईएसपीपी का क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें देखो जिस तारीख को शेयर्स खरीदा गया उस तारीख का एंट्री हो गया था, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने लोगों ने शेयर्स खरीदा था, तो शेयर्स खरीदा था यहाँ पर 10,000 ऑप्शंस दिए गए थे 40 करके, और ऑप्शंस लिया गया था बाई 9,500 इम्प्लॉइज, तो 9,500 ऑप्शंस लिया गया था, 9,500 ऑफर प्राइस था, यहाँ पर ऑफर प्राइस था ये 40 करके, शायद यहाँ पर लिखा हुआ था एट द रेट ऑफ 40, हाँ एट 40, तो ये ऑफर प्राइस था ओपी, ठीक है, ऑफर प्राइस था 40, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो 9,500 इंटू 10, जो फेस वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 10 मानेंगे, और जो
सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू करके यहाँ पर 120 हो जाएगा, तो उसी से एंट्री किया हुआ 9,500 9,500 9,500। और जो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हम लोग का आया था 90, जो कि मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस का डिफरेंस होता है। ये ईएसपीपी का क्वेश्चन था। और जो इलास्ट्रेशन 2 था वो तो हम लोग का ईएसओपी का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, अब एक होमवर्क है वो करेंगे। और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो मैंने उस दिन लिखवाया था, वो एक पॉइंट इसमें और बताऊं, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने लिखवाया था, इसमें सारा चीज हम लोगों ने जैसे किया है वैसे ही करना है, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है। बस एक चीज जो है मुझे चेंज करवाना है, चेंज यानी सब ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो बैंक टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, फिर इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू, इस तरीके से करवाया। लेकिन बाकी क्वेश्चन में मैंने ऐसे नहीं करवाए। जब शेयर हम लोग ले रहे हैं तो पूरा नेट एंट्री मैंने करवाए, तो इसको करने का जरूरत नहीं है। इसको करने से वैसे भी ये 1,80,000 नहीं करना है, इसका थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा, वो भी हम बता देते, बट उसको दिमाग में लेने का जरूरत नहीं है। हम बता देते हैं कि ये क्या चेंजेस होगा, हम इसका नेट एंट्री करके दिखा देते हैं। तो इतने तारीख को कुछ नहीं, ये 2015 अगर ड्रॉ में हम लोग जाएंगे तो हम नेट एंट्री बता देते हैं, क्योंकि सभी में मैंने नेट बताया है, तो वो दो पार्ट में एंट्री करने का जरूरत नहीं है। तो ये 15 में जो है शेयर एक्सरसाइज हुआ, तो उसमें ऑप्शन एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने लैप्स हुए, दो, तो 15 जो है 15 में से दो चला गया, तो 12 इम्प्लॉइज ने जो है ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और एक एक जन ने 500 करके लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री, हाँ, तो यहाँ पर एंट्री ऐसे होगा, हम नेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ग्रॉस करने का जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो एंट्री हो जाएगा 12 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, एक एक जन का 500 करके, और ऑफर प्राइस था 30 करके। ठीक है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नेट कर लेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने से एंट्री होगा, 12 इंटू 500 इंटू 10 शेयर्स का वैल्यू, और मतलब फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है ऑफर प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में ऑफर प्राइस कितना था और मार्केट वैल्यू कितना था, मार्केट 20 प्राइस रुपीज। था 75। अच्छा, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा, 75 माइनस 10, 65 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अमाउंट को लेके कंफ्यूजन है। हाँ, हाँ, ये वाला थोड़ा सा चेंज होगा। 75 था शायद ऑफर प्राइस, ये तो लिख रखा है मैंने, मार्केट हाँ। प्राइस से डिफरेंस तो 10, ये 65 आ रहा है। ठीक है, तो अब 65 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हम लोग को, इंटू 65। ठीक है, और ये 30, और ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 500 इंटू जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना करके था, 30 था शायद, 45 का लॉस है। 45। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू था हम लोग का 45, तो यहाँ पर 45। अब चेक करते कितना हो रहा है, 12 इंटू 500 इंटू 30, ये तो 1,80,000 होगा शायद, चेक कर। हाँ, पहला तो वही है। फिर 12 इंटू 500 इंटू कितना लिखा मैंने अभी, 45, कितना, 2 लाख, 2,70,000, और ये हो जाएगा 12 इंटू 500 इंटू 10, 60,000, और ये 12 इंटू 500 इंटू 65, तो ये हो जाएगा 3,90,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, ये गलत। ठीक है, 3,90,000, तो 3,90,000 प्लस 60,000, 4,50,000 माइनस और वन ये लैख 480। एट्टी हाँ, हाँ, और 2,70,000। 1728। हाँ, ये एंट्री करना चाहिए, इस तरीके से भी होता है, जिसमें ये मेरे से थोड़ा गलत हुआ है, बट इस तरीके से भी होता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट मतलब उसका जो करने का तरीका है वो अलग होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले जितने लोगों को हाँ, ये ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, तो वैसे ही कर लो, इसका जरूरत नहीं है। इसमें ग्रॉस एंट्री होता है, तो उस केस में ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये 1,80,000, क्योंकि हमारा ओवरऑल 2,70,000 आना चाहिए ना, तो इसमें ये वाला एंट्री करने से एक बार जस्ट बता देते, जरूरत नहीं है याद रखने का।
किया है तो दिखा देते हैं, बाकी इग्नोर कर सकते हैं, चलो जैसा है कि जैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1,80,000 को यहाँ पर दिखाया है, 1,80,000 क्यों दिखाया है, क्योंकि 12 इंप्लॉइज इंटू 500 इंटू 30 करके शेयर्स उन्होंने लिया है, तो पहले मैंने 1,80,000 को क्रेडिट किया, ठीक है। फिर अब जब हम डेबिट करेंगे तो हम कैसे डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे ओवरऑल 75 से करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये 75 और 30 का नेट हो जाएगा। और इसमें शायद वैल्यू आएगा आई थिंक 4,50,000, देखते हैं 12 इंटू 500 इंटू 75, तो ये हो जाएगा 4,50,000। तो 4,50,000 और 1,80,000 का नेट करने से 2,70,000 आता है। तो अगर हम लोग ग्रॉस एंट्री करेंगे तो इस तरीके से होता है, तो ये हो जाएगा। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये गलती से लिखा हुआ है मेरा, मतलब ये मैंने गलत कर दिया था, ये हम लोग का 3,90,000 आ जाएगा सेम तरीके से, बाकी हम लोग का सेम रहेगा, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा वही सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो वैल्यू है 65 उतना ही होगा। बाकी इसमें भी एंट्री हम लोग का मैच हो जाएगा, अगर देखोगे तो 60 प्लस 3,90,000 करने से 4,50,000 आता है। और ये 4,50,000 करने का रीजन कुछ इस तरीके से होता है, जो यहाँ पर हम लोग का एक्चुअली जो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम लोग डेबिट करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 30 से क्रेडिट कर दिया है, तो डेबिट 75 से किया, तो नेट लॉस जो है मेरा 45। तो जैसे यहाँ पर हम लोग नेट 45 से एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन छोड़ो, इसको समझने का जरूरत नहीं है, पहले 30 से फिर 75 से क्यों किया। ओवरऑल एंट्री लेकिन सेम ही होता है, ये देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेम एंट्री होगा। ये 2,70,000 डेबिट होगा, ये देखो इतना से क्रेडिट इतना से डेबिट, तो एडजस्ट करके डेबिट ही आएगा। ये एंट्री भी सही है, बट इग्नोर इट, यहाँ पर भी सारा चीज सही था, बस ये वैल्यू गलत है। सेकंड वाला ही बेटर है, क्योंकि एक एंट्री में हो जाएगा और उसको समझने में भी आसान है, इसमें दो तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसका जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 जो है वो ईएसपीपी का था, वो मुझे बताना था। इलास्ट्रेशन 2 तो नॉर्मल ईसॉप का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब रहा कि ये होमवर्क, तो ये होमवर्क एक काम करते हैं, ये होमवर्क इतना सारा किया तो ये एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो दूसरा चैप्टर करेंगे वो करने के पहले ये कर लेंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये, ठीक है, किए हो एक बार, लेकिन अभी आज जो हाँ, किया उसके बेसिस टाइम पे और एक बार मैनेज ट्राई करना। करके देख सकते हो, क्योंकि उसमें तुमने ये एक्सरसाइज पीरियड जो है वो गलत कैलकुलेट कर लिया था ना, कि दिया हुआ नहीं ऐसा लगा था, बट दिया हुआ है, इतने तारीख हाँ, को एक्सरसाइज होगा, तो फिर से एक बार ट्राई करके देखो, ऐसे ही जस्ट होमवर्क जो तो है उसको उसमें फिर से खाली गो वही थ्रू। लास्ट वाला ही डिफरेंस आएगा, लैप्स का डिफरेंस, बस वो आएगा कि डेट कब होगा। हाँ, वो मैंने ना देखा अच्छा, नहीं ये मैंने वाला। क्या किया है ना मैम, आपको बताऊं, जैसे पहले ग्रांड डेट है 1/10 और ईयर एंड है 31 मार्च, तो मैंने फर्स्ट वाले एंट्री में 6 महीने का ही लिया है। हाँ, 6 महीने का तो ही लेना पड़ेगा ठीक उसको। है। ठीक ठीक किया है है, मैम। 6 महीने का लेना पड़ेगा, छह और महीने का उसके लेने बाद से से, फिर एक एक साल का होगा। हाँ, 6 महीने का लेने से मुझे लगता है शायद उसमें 1,80,000, 80,000। 80,000 आएगा, उसके बाद वाला आई हाँ। थिंक 1,60,000 आएगा, उसके हाँ। बाद शायद 40 आएगा, ऐसे करके आएगा, मुझे जितना याद आ रहा है। अच्छा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, मैंने बोला 80 आने से ठीक है, 1,60,000, ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करके देखो। हो गया चैप्टर हम लोग का, हो गया है ये वाला, हम लोग हाँ। नेक्स्ट दिन कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक करना है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही। हाँ। मैम आपके पास भी स्कैनर रहता है क्या, सीएस का? नहीं, मेरे पास तो स्कैनर नहीं है, स्कैनर लेने से ले सकते हो, बट क्योंकि तुम लोग का जो मतलब क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो उस ईयर हाँ। के हिसाब से स्कैनर देखना है, क्योंकि अभी ये सब क्वेश्चन हम लोग का जैसे 5 मार्क्स का आता है, पहले सब एमसीक्यू था, उसके बाद ज्यादा मार्क्स का आने लगा, फिर अब ये 5 मार्क्स का आने लगा, तो स्कैनर लेने से वो उस डेट के हिसाब से लेना चाहिए, बहुत ओ। पहले का ले लेने से क्या होगा, एग्जाम पैटर्न के साथ अच्छा मैच अच्छा। नहीं तो होगा। अकाउंट्स एफएम के लिए कब कब से का स्कैनर लेना चाहिए? हम एक बार लास्ट। देख के अच्छा बताएंगे, हाँ, कि उसमें कौन सा ईयर से लेने से ठीक रहेगा। ठीक है मैम। और कोई पुराने स्टूडेंट का ऐसे स्कैनर वगैरह होगा बोरो पर्पस के लिए या परचेज के लिए, तो बताइएगा ना। ठीक है, देखिए, अगर कोई बात है तो थैंक यू मैम। सुन।